सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी विद्यार्थीगण, आप लोगों को टैलेंट देख करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही इम्प्रेसिव तरह तरह के पुरस्कार आप लोगों को मिले हैं, उसके लिए हार्दिक बधाई। और जिन्हें नहीं मिला है उन्हें भी शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक सुअवसर देता है कि आगे आप फर्दर बेहतर करें और अच्छा पुरस्कार हासिल करें। एक कहावत है, स्मॉल माइंड्स डिस्कस इंडिविजुअल्स। छोटी बुद्धि जिनकी होती है, एक्सट्रीमली सॉरी सर, व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, फला ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है। एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स। का शादी का खाना बहुत अच्छा था, जायकेदार था, इवेंट्स को याद करते हैं। एंड ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। जो बड़े दिमाग के लोग होते हैं वो आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं, विचारों के बारे में। ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने मूड कोर्ट में कैपिटल पनिशमेंट के बारे में डिस्कस किया। भी वो बहुत ही गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बचन सिंह केस में जो कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, ट्रायल कोर्ट के बाद अगर हाई कोर्ट कंफर्म कर देती है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी होता है वहाँ भी कंफर्म हो जाता है, अगर पार्डन नहीं होता है तो कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन है। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, अब रेयर क्या है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है, ये बहुत ही डिबेटेबल है, बहुत ही इस पर चर्चा की जरूरत है। बहुत पहले हमने एक रिसर्च पेपर लिखा था, जर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज जो छपा था, उसमें काफ़ी विस्तार से हमने देखा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर आप लोगों ने यहाँ पर गंभीर चर्चा किया, विमर्श किया, शास्त्रार्थ किया, इसके लिए आपको बधाई। आपने दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय लिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो देखा जाए तो आज और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में बैठ रहे होंगे, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, इवन आगे चल करके पीसीएस वगैरह में बैठेंगे। एसए का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है, वहाँ भी हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। निश्चित ही उस पर आप लोगों ने गंभीर चर्चा की होगी। तो मैं यहाँ पर दो शब्द केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ही कहना चाहूँगा, क्योंकि इस समय ये ज़्यादा चर्चा में, इस पर बहस हो रही है, कैसे इसको लागू किया जाए। सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों, किस लिए, इसकी ज़रूरत क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, इतने सालों से जो चल रहा है, उसको क्यों न चलने दिया जाए। लेकिन इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ श्रुति था, जिसमें वेद आता था, जो ऋषियों द्वारा सीधे शब्दों को सुना गया और लोगों की भलाई के लिए, संसार की जगत की भलाई के लिए उसको संप्रेषित किया गया। दूसरा स्मृति हुआ, जिसमें ऋषियों मुनियों ने साक्षात रूप से उसको ग्रहण किया और उन स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई। वो टीकाएं तमाम विद्वानों ने लिखा, ऋषियों मुनियों ने लिखा। जैसे आप देखेंगे मिताक्षरा टीका है, या हेमाद्रि और जीमूत वाहन ने दायभाग लेख लिखे,
या आप देखेंगे जो है विवाह संहिता या व्यवहार संहिता जो है, चिंतामणि जिसको कहते हैं, विवाह चिंतामणि, व्यवहार चिंतामणि, उसकी चर्चा आती है। तो हमारे यहाँ हिंदुइज्म में 3 स्कूल हुआ करते थे, मिताक्षरा, दायभाग और तीसरा मयूख। मिताक्षरा विशेष रूप से बिहार, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया में प्रचलित था। दायभाग आपका बंगाल और असम वगैरह में प्रचलित था। मयूख केरला वगैरह में। यहाँ पर पिता के बाद संपत्ति का अधिकार पुत्र को कब होगा, मिताक्षरा कुछ और कहता था, दायभाग कुछ और कहता था। दायभाग में पिता के रहते ही पुत्र का अधिकार हो जाता, मिताक्षरा में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का अधिकार होता था। और ये हायरार्की बेस था, सब पर समान रूप से लागू नहीं था, महिलाओं के साथ विभेद था। उन शास्त्रों में ये अगर देखा जाए तो मनु स्मृति, मनु है, याज्ञवल्क्य है, बृहस्पति है, नारद है, तमाम ऋषियों ने जो स्मृतियाँ लिखी हैं उसके आधार पर बेस था ये। और उसमें जो पनिशमेंट है वो भी हायरार्की बेस था। क्षत्रिय की हत्या होने पर 10,000 गाय जुर्माना, वैश्य की हत्या होने पर 100 गाय जुर्माना, स्त्री और शूद्र की हत्या 10 गाय जुर्माना। तो एक हायरार्की। इसी तरह से लड़का लड़की में भेद था। पुत्र को वरीयता थी क्योंकि मुखाग्नि देता था, संपत्ति का अधिकारी भी होता था। ज्येष्ठ पुत्र नहीं है तो उसके बाद का, अगर वो नहीं तो भांजा। पुत्री को अधिकार नहीं था। अपुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्गो नयनय च तस्मात् केनापि प्रकार पुत्र से जन्म वरम। बिना पुत्र के गति नहीं होगी, इसलिए पुत्र का होना जरूरी है। इसलिए शादियां करते थे लोग, तरह तरह की कई शादियां करते थे। तो तरह तरह की विभिन्नता थी, उसमें एक रूपता लाई जानी थी, इसलिए यूनिफॉर्मिटी चाहिए। इसी तरह से आप मुसलमानों के यहाँ देखिएगा, वहाँ भी आप देखेंगे शिया सुन्नी है, उनमें भी तरह तरह के आप देखेंगे। इस्लामिक लॉ के 4 स्रोत हैं, कुरान है, सुन्ना है, इज्मा है, कयास है। इज्मा और कयास तो आजकल इरेलेवेंट हो गए हैं, कुरान और सुन्ना विशेष रूप से प्रचलित है। उनके यहाँ भी 4 स्कूल हैं, हनफी है, मलकी है, शफेई है, हंबली है, और ये चारों में भिन्नता है। तो आप सोचिए कितना वेरिएशन है। अब उसमें कंफ्यूजन है, कौन सा स्कूल कहाँ अप्लाई होगा, कौन सा कहाँ अप्लाई होगा। अगर जज के सामने केस जाता है उसको किसकी मदद से अप्लाई करे, तरह तरह कंफ्यूजन थे। ब्रिटिश पीरियड में उसमें जहाँ संभव हो सका उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास किया गया, उसमें क्लैरिटी लाने का प्रयास किया गया, उसको सेकुलराइज करने का, सेकुलर वैल्यूज पर आधारित करने का प्रयास किया गया, और इस्टेब्लिश जुडिशियल प्रोसीजर जो है अपनाने का प्रयास किया गया। और यही आप देखेंगे, आप चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बड़ा इम्पोर्टेंट एक्ट है जिसने लॉ कमीशन की स्थापना की। और मैकाले जो है पहले लॉ कमीशन को बने, और उन्होंने जो है अगर देखा जाए तो उनका रोल जो है आईपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, सक्सेशन एक्ट है, और तरह तरह के, उन सबको पास करने में उन्होंने जो है अहम भूमिका निभाई। और आज वही सब हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो जो कानून बने हैं उसका आधार है। वैसे तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो इन सारी कम्युनिटीज पर जो है समान रूप से लागू होते हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ही आती है कि विश्व के 8 धर्मों में से 4 का उद्गम यहाँ से है। हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म, ये भारत में ही पैदा हुए। बाकी दूसरे धर्मों को मानने वाले भी यहाँ रहते हैं।
और इन धर्मों के मानने वालों की अलग अलग कानून है, अलग अलग नियम है। तो एक डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी की वजह से प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर यूनिफॉर्मिटी लाई जाए तो पता चला कि एक परसेप्शन ये बनता है जो बहुमत में है उसके नियमों को दूसरे पर थोप दिया जाएगा, इसलिए लोग आशंकित है, डरे हुए हैं। देन इसके अलावा अपीजमेंट भी चलता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है। देन 25 में जो राइट टू रिलीजन दिया गया है और 44 में जो है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का दिया गया है, इसके अंदर भी जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट है। आप लॉ के विद्यार्थी हैं, आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी इस बात को दिया है। आर्टिकल 25 रिलेटेड टू रिलीजन है, जबकि 44 रिलीजन से दूर करता है, सेकुलर क्लास है एक तरह देखा है, पंथ निरपेक्ष। तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही विशद चर्चा हुई। इसमें पक्ष में भी हुआ, विपक्ष में हुआ। आप लोगों ने आज जो मूड पार्लियामेंट किया उसमें निश्चय ही उन पॉइंट्स को उठाया होगा, उस पर चर्चा की होगी, और इसीलिए सहमति न बनने के कारण, तमाम परेशानियों के होने के कारण इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 44 में रख दिया गया। और उसमें भी स्टेट शैल एंडेवर, राज्य प्रयास करेगा टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे भारत के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उस पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे स्पेशल मैरिजेज एक्ट है, आप जानते ही हैं, 1872 का, वो सब पर लागू होता है समान रूप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से सक्सेशन एक्ट जो है 25 का, वो भी लागू होता है। इसके अलावा बैंकिंग के तरह तरह के नियम हैं। रेवेन्यू जो उसूल किया जाता है वो भी सब पर समान रूप से लागू होता है। इंश्योरेंस का समान रूप से लागू होता है। जो लोग नौकरी करते हैं उन पर भी जो उसके नियम होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि सर्विस करने वाले के सर्विस रूल्स के तहत उसको पत्नी को ही उत्तराधिकारी जो है पहला माना जाता है। वो भी सब पर समान रूप से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। तो बहुत सारे नियम ऐसे हैं, कानून ऐसे हैं जो सब पर समान रूप से लागू है। बात आती है कि प्रॉब्लम फिर क्या है जब समान रूप से सब लागू है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब मैरिज की बात आती है, जब तलाक की बात आती है, जब एडॉप्शन की बात आती है, गोद लेने की बात आती है, या गार्जियनशिप की बात आती है माइनर के, जो वयस्क नहीं है, यहाँ पर भिन्नता है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मुस्लिम समाज में अपने तरीके से शादी की जाती है, हिंदू समाज में अपने तरीके से की जाती है, ईसाइयों में अपने तरीके से की जाती है। कहीं पर जो है कहीं शादियों का प्रोविज़न है, कहीं पर उस पर रोक है, कहीं पर गोद बच्चे को लिया जा सकता है, कहीं नहीं लिया जा सकता है। ये समस्या है। ब्रिटिश पीरियड में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सेकुलराइजेशन का प्रोसेस चलता है, हिंदू लॉ में उसको सेकुलर बनाने का प्रयास चलता है, जबकि मुस्लिम लॉ जो है उसमें डीसेकुलराइजेशन होता है। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो कन्वर्ट होकर के इस्लाम स्वीकार किया था उन्होंने, उनको इस्लामिक फोल्ड में लाने के लिए उन पर शरीयत थोपा गया। क्योंकि जैसे पहले कोई ट्राइबल्स थे, अपने देवी देवताओं की पूजा भी करते रहते थे, इस्लाम को मानते भी थे, वो गोद भी लेते थे बाकायदे, जबकि इस्लाम में गोद लेना वर्जित है। एक्ट बनाया गया उसके लिए कि इनको भी शरीयत के अंदर लाया जाए। ये प्रक्रिया है। तो जो बेसिक समस्या है वो चार बातों को लेकर के है
पहला मैरिज, दूसरा डाइवोर्स, तीसरा सक्सेशन और चौथा है आपका एडॉप्शन, गोद लेने बच्चे। इसी को लेकर के सारी प्रॉब्लम्स हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हमारे यहाँ जो थे, उसमें नेहरू जी का मानना था कि जो देश का विभाजन हुआ वो मुसलमानों की वजह से। मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा, पाकिस्तान बन गया, तमाम लोग वहाँ चले गए, काफ़ी कुछ यहाँ रह गए। उनका मानना जो यहाँ लोग रह गए, हालांकि पाकिस्तान के क्रिएशन में उनकी कोई भूमिका नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको साइकोलॉजिकली इस तरह की फीलिंग है कि ये हमारी कौम की वजह से हुआ। तो लेट देम रिगेन कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, कम्युनिटी की तरफ से आवाज़ उठे कि पर्सनल लॉ में रिफॉर्म किया जाए, तब इसके बाद उसमें रिफॉर्म लाया जाएगा। हिंदू धर्म में पहले पेस सेटर के रूप में जो है एक मॉडल के तौर पर पहले हिंदू कोड लाया जाए, हिंदू धर्म में सुधार किया जाए। मिताक्षरा है, आपका दायभाग है, मयूख है, जितने भी स्कूल्स हैं, इन सबको सुधार करके एक हिंदू कोड बिल लाया जाए। ये 40s के शुरू से ही शुरू हो गया था, कई बार प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उसका विरोध हुआ और नहीं पास हो सका। डॉक्टर अंबेडकर को जो है लॉ मिनिस्टर जो थे, काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे थे, इसी को लेकर के उन्होंने रिजाइन भी किया। अल्टीमेटली उसको पीस मिल लाया गया। 1954 में स्पेशल मैरिजेज एक्ट पास किया गया, जिसमें कास्ट डिसेबिलिटी को जो है रिमूव किया गया। रिलीजन जो त्यागना पड़ता था वो सब त्यागने की जरूरत नहीं, आप स्पेशल मैरिजेज कर सकते हैं। देन हिंदू मैरिज एक्ट, इसके सक्सेशन के बारे में, माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट, और इसके अलावा एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये 55-56 में पास किया गया। ये हिंदू कोड बिल के, मुसलमानों का अलग है, ईसाइयों का अलग है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हमारे यहाँ ये कहती थी, जब मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस आएगी, जब कम्युनिटी के अंदर से डिमांड होगी, जब आवाज़ उठेगी, तो उस कम्युनिटी में भी पर्सनल लॉ को जो है रिफॉर्म किया जाएगा, सुधारा जाएगा, इस तरह की बात आई। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि धीरे धीरे हुआ क्या कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन शुरू होता गया, अपीजमेंट चलता रहा, जिसकी वजह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और वो आइडेंटिटी 3 डायमेंशनल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ रिलीजन, आइडेंटिटी ऑफ कल्चर और आइडेंटिटी ऑफ लैंग्वेज। मुसलमानों ने इस्लाम को अपना रिलीजन, अगर कुछ हो तो इस्लाम को खतरा है। उर्दू को अपना लैंग्वेज, उर्दू को कहीं भी जरा थोड़ा निगलेक्ट किया गया, हमारी आइडेंटिटी खतरे में है। देन पर्सनल लॉ, ये हमारे कल्चर को जो है एक तरह से इफेक्ट करेगा अगर इसमें छेड़छाड़ हो। और इसका सीधा सा उदाहरण मिलता है एडॉप्शन बिल को लेकर। 1972 में एडॉप्शन बिल पेश किया गया था। उस बिल को प्रवर समिति के पास भेजा गया, 2 संशोधन भी उसमें किए गए।